Hello everybody and welcome back to the channel once again. So as you all know that we have already provided 13 chapters notes of biology for your board examination, and in this video I will be giving you the notes of ecosystem like chapter number 14. So guys, these notes are all NCERT based and fully explained so that you can answer accordingly in your board examination as well. So चलिए शुरू करते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने अब तक फर्स्ट टू 13 एक भी चैप्टर डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है बायोलॉजी नोट्स के प्लेलिस्ट की, आप उसको जाकर देखें एंड डाउनलोड ज़रूर करें. नोट्स को काफ़ी हेल्प करेंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर्स को लिखने में मदद करेंगे, तो प्लीज़ जाकर उसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम. नाउ अब तक हमने जो पढ़ा था वो था बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को एडप्ट करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है. ओके अब आते हैं हम इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम किस तरीके से चलता है और इकोसिस्टम होता क्या है. इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन, एक बार पेन ले लेते हैं हम. Ecosystem is the interaction of living things among themselves and with their surrounding environment. इकोसिस्टम एक ऐसी इंटरेक्शन है लिविंग बींग्स और उनके आसपास की चीज़ों के बीच में. ओके क्या कनेक्शन है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम. लाइक कोई ग्रास है, उस ग्रास को खाने वाला जो एनिमल है वो हर्बीवोरस है, बट वो एनिमल उस ग्रास को ही खाकर तो जी पा रहा है, राइट. तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. उसी तरीके से कोई और बड़ा एनिमल है, वो उस छोटे एनिमल को खा खा के जिंदा रह पा रहा है, तो वो एक और इकोसिस्टम का आप कह सकते हो पार्ट है. तो क्या होता है बेसिकली कि लिविंग थिंग्स जो जिंदा हैं और उनके आसपास की जो एनवायरनमेंट है, वो दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं इको सिस्टम. दीज आर देर आर टू बेसिक इकोसिस्टम. दो तरीके के बेसिक इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक. अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. द इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक मतलब लिविंग एंड अबायोटिक मतलब आपका टेम्परेचर, वाटर, environment वगैरह. ओके इकोसिस्टम lead to the maintenance of ecosystem. Stratification is the vertical distribution of the different species occupying the different levels. कि ट्रीज जो हैं वो हायर लेवल पर हैं, ठीक है, और श्रब्स यानी कि जो छोटे ट्रीज हैं जैसे हम बोलते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ये सब बोलते हैं. ये क्या होते हैं बेसिकली, ट्रीज जो होते हैं वो हायर लेवल वाले प्लांट्स हैं, यानी कि बड़े वाले प्लांट्स हैं, बट जो श्रब्स हैं वो उससे कंपैरेटिवली छोटे हैं. ओके तो यहाँ पर आ गया क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन. डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. नेक्स्ट आते हैं द वेरियस एस्पेक्ट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. कि क्या क्या बेसिक पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे हमने इकोसिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी फंक्शनिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया है. पहला है कि कैसे ऑर्गेनिज्म की, कैसे लिविंग थिंग्स की क्या प्रोडक्टिविटी है. उसके बाद वो डिकम्पोज कैसे होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन, एनर्जी किस तरीके से फ्लो हो रही है उनके अंदर, और लास्ट है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो एक एक करके इन चारों बेसिक्स को हम देखेंगे. प्रोडक्टिविटी से शुरू करते हैं. अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम. कि जो हमारी सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट, वो प्रॉपरली मिले, प्रॉपरली उसका आप कह सकते हो सप्लाई रहे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम के काम करने के लिए. द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब आप जानोगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर जितना भी बायोमास बनता है विद इन अ यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड, यानी कि आपको 1 साल का टाइम दे दिया गया, इसके अंदर इतनी जगह में कितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है, ये होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. उसके बाद इट इज़ एक्सप्रेस्ड विद एज वेट G-2 एंड एनर्जी किलो कैलोरी M-2. ठीक है, ये इसका वेट और एनर्जी बता दी गई है. उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको GPP बोलते हैं. ये आपसे पूछ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म. उसके बाद एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. आई एम वेरी सॉरी फॉर द साउंड क्वालिटी, आई एम नॉट वेल okay because of the throat infection, but I'm trying to give you all the notes, so I'm extremely sorry for that. Okay
सो बेसिकली ये जो आपके पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी। जब एनपीपी आपको निकालना हो, यानी कि आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से आपको आपका क्या लॉस हुआ है उसको आपको माइनस कर देना है, तो आपकी प्रॉपर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल कर आ जाएगी। अब आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। देखिए बेसिकली कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने अगर न्यू फॉर्म किया है, यानी कि नया ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म किया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन किस रेट पर वो फॉर्म हुए हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब तो आपको इजीली समझ आ ही गया होगा, बस हमें उसको डिवाइड करना है सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, अब आते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है कि किस तरीके की प्लांट की स्पीशीज़ है इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि अगर एक ठंडी जगह है तो वहाँ पर प्लांट किस स्पीशीज़ के हैं, एक गर्म जगह यानी कि डेजर्ट है वहाँ पर प्लांट किस स्पीशीज़ के हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि प्लांट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर सनलाइट जो थी वो इंपॉर्टेंस रखती थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बायोमास क्रिएट हो, और बायोमास बनने के लिए यहाँ सनलाइट इंपॉर्टेंट है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो यहाँ का कोर कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट किस तरीके से अवेलेबल है उन प्लांट्स के लिए, वो भी मैटर करता है फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी फॉर होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बी टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब आते हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि अपना सेकंड पॉइंट, सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है डिकम्पोजिशन, की कैसे हम इन सभी ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। डिकम्पोजिशन पहली बात होता क्या है डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और उनको ब्रेक डाउन जब हम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी कि उसको तोड़ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और एक्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेट्रिटस यानी कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। एनिमल का जो आप कह सकते हो एक्सक्रीशन जो है, या फिर जो प्लांट मर चुके हैं उनका कोई काम नहीं है, या फिर फिशियल मैटर जो है, ये सारी चीज़ें काम की नहीं है, अब ये बिल्कुल वेस्ट है, तो इनका क्या किया जाएगा, इनका फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाएगा, यानी कि इनको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा बाय डेट्रियोवोर्स, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स इसको खाकर ख़त्म कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे बेसिकली। उसके बाद लीचिंग, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच दीज इनऑर्गेनिक मैटर्स एंटर इनटू द सॉइल। अब देखो डिकम्पोजर्स ने अपना काम कर दिया, इनको ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया है। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल के अंदर पहुंचने ज़रूरी है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकें, तो वो किस वजह से होता है, लीचिंग की वजह से। उसके बाद है कैटाबॉलिज्म, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस की मदद से, इन एंजाइम्स की मदद से जो हमारा जो डेड प्लांट थे, एनिमल एक्सक्रीशन था, ये सब जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, एंटर कराया जाता है सॉइल के अंदर, और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन, यानी कि accumulation of humus in the soil. Humus is resistant to microbial action and decomposes at an extremely slow rate. It acts as a reservoir of nutrients. उसके बाद आता है mineralization. It is a process by which जो humus होता है soil का, it is further degrades to release minerals into the soil. यानी कि उसको और ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है ताकि वो सॉइल को मिनरल प्रोवाइड कर सके। ओके, कि सॉइल के अंदर तो पहुंच ही चुका है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो अब उसको मिनरल्स तो देने ही पड़ेंगे सॉइल को ताकि उसको और ज़्यादा फर्टाइल बना सके, तो इसलिए फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मिनरल्स प्रोवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। इट इज़ एन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, ऑक्सीजन की, एंड कंट्रोल करा जाता है ये बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, यानी कि डेड प्लांट्स और जो भी आपका एनिमल वेस्टेज था, एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की क्या क्लाइमेट कंडीशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एनर्जी का फ्लो, यानी कि एनर्जी के फ्लो के ऊपर कैसे डिपेंड करता है आपका इकोसिस्टम।
सन इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम सबको पता है कि सन जो है वो एक एकमात्र सोर्स है आपका एनर्जी के लिए फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। जितने भी इकोसिस्टम अर्थ पर प्रेजेंट हैं सभी के लिए सन एकमात्र आप कह सकते हो ऑप्शन है कि उन्हें सनलाइट वहाँ से मिले, एनर्जी मिले। नाउ प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज लेस देन 50% ऑफ द सोलर रेडिएशन। उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार। आपने सुना होगा PAR, पार। इसकी फुल फॉर्म होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। ये क्या करती है जनरली, अराउंड जो आपके प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो 50% से भी कम सोलर रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। और जिन सोलर रेडिएशंस को यूज़ करते हैं उनका नाम क्या होता है, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोड्यूसर बोलते हैं, एंड ऑल जितने भी एनिमल्स होते हैं सब उन पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसलिए उन सभी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रोफ्स। जो खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, और जो खाना खाएंगे जो डिपेंडेंट है उनको बोलेंगे कंज्यूमर, जो खाने को कंज्यूम करेंगे। द कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर्स की भी अब कुछ क्लासेस हैं जिनके अंदर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, आप कह सकते हो प्लांट्स खाते हैं। और दूसरे होते हैं उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट्स को भी खाते हैं बट एज वेल एज आप कह सकते हो कि नॉट टू एन एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक नहीं खाते हैं। उसके बाद है टर्शरी। टर्शरी क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स, यानी कि बड़े लेवल वाले कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट को खाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फूड चेन के ऊपर। हमारा फूड चेन भी हमारा एनर्जी के अंदर ही आता है। द एनर्जी फ्लो अमंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एनिमल्स, उनके ऊपर जब भी फूड चेन के अंदर हम एनर्जी फ्लो करते हैं, या फिर जो हमने जितनी भी ऊपर क्लासेस पढ़ी हैं जो कंज्यूमर्स की, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इन सभी में जो हम बेसिकली भेजेंगे एनर्जी का फ्लो कराएंगे वो होगा फूड चेन के जरिए। फूड वेब क्या होता है, द इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस फूड चेन्स। जब देखो फूड चेन क्या होती है, जब बेसिकली काफ़ी सारे कनेक्टेड होते हैं आपस में, एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जिसके अंदर एंटर करता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और आपका खाना बनाने वाला यानी कि प्रोड्यूसर। और उसी के साथ साथ जब ये सारी फूड चेन, काफ़ी सारी फूड चेन्स होती हैं, तो जब सारी फूड चेन्स हम मिलाएंगे तो वो बनाएगी फूड वेब। ओके, नाउ आते हैं हम ट्रॉपिक लेवल पर। ट्रॉपिक लेवल क्या है, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक लेवल इन देयर फूड चेन, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है। उसके बाद आता है स्टैंडिंग क्रॉप। ईच ट्रॉपिक लेवल जो है उसके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल होता है एज अ सर्टेन टाइम नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड सिंस द एनर्जी ट्रांसफर फॉलोज अ 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए अगर ये आपका पिरामिड है, ये आपके सबसे नीचे कंज्यूमर आपके प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी अगर यहाँ पर 100% है, यानी कि आप कह सकते हो 100 एनर्जी यहाँ पर है, तो 100 का 10 ही आगे वाले पार्ट में जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर में। और जो प्राइमरी कंज्यूमर में 10% गई थी, समझ लो वो गई है 10, तो 10 का भी आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 10% ही जाएगा, यानी कि 1%। सॉरी, ठीक है, 1% जाएगा। और जो नेक्स्ट है आपका टर्शरी कंज्यूमर, उन पर 1% का भी आप कह सकते हो 10% जाएगा, यानी 1 का 10% 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये होता है आपका 10% एनर्जी फ्लो। उसके बाद है आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पिरामिड्स 3 तरीके के बताए गए हैं। एक है पिरामिड ऑफ एनर्जी जो आप देख चुके हो 10% लॉ वाला, उसके बाद है प्राइमरी ऑफ बायोमास, उसके बाद है पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि तीनों पिरामिड्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल पर क्या है और सेकेंडरी लेवल पर क्या है, वाई आई एम तोतलाइंग नो। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर वाला पिरामिड क्या है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि इंडिविजुअल्स कितने हैं ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी कि लोग कितने हैं वो तो नंबर वाले पे डिपेंड करता है पिरामिड पे, लेकिन बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करता है पिरामिड ऑफ बायोमास पर, जिसमें हम ड्राई वेट को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद एक है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी जो कि फॉलो करता है 10% लॉ को। ओके, सो यहाँ पर अगर ये आपकी 10,000 जूल जा रही है तो 10,000 का आप कह सकते हो सिर्फ 10% नेक्स्ट वाले में जाएगा, जैसे कि
1000, और 1000 का 10% 100, और 100 का 10% 10। ओके, इस तरीके से 10% लॉ को ये फॉलो करता है। उसके बाद आते हैं, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन एन ओशियन इकोसिस्टम सिंस अ स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ जू प्लैंक्टन। तो ये बता रखे हैं ये सभी, इसके क्या कह सकते हो आप, एक्सप्लेनेशन है कि कौन सा जो पिरामिड है वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। अब आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। द कंपोजिशन ऑफ ऑल इकोसिस्टम कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे जैसे उनकी इन्वायरमेंट चेंज होगी उसी तरीके से जो आपका इकोसिस्टम है उसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज होगी, यानी कि वो जिस तरीके से डिपेंडेंट है एक दूसरे पर वो भी यहाँ पर चेंज होता रहता है एज कम्पेयर टू देयर environment. These changes finally led to the climax community. Climax community क्या होती है? ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि इक्विलिब्रियम में होती है विद इट्स एनवायरनमेंट, कि जो उसका एनवायरनमेंट होगा वो अपने आप उस तरीके से बैलेंस आउट हो जाती है। उसके बाद आते हैं सीरीज क्या होती है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन गिवन एनवायरनमेंट। ये एक वो सीक्वेंस होता है कम्युनिटीज़ का जो कि बेसिकली आप कह सकते हो डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज़ हैं जिनका पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है जो कि चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द गिवन एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट उनको मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहेगी। आगे आते हैं हम, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपके इसी चीज़ की दूसरी पार्ट है, यानी कि जो आप इकोलॉजिकल सक्सेशन अब तक पढ़ रहे हो इनके दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी और आपका सेकेंडरी। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रार्ड सक्सेशन, जीरार्ड सेक्रेशन। ये सब कुछ नहीं है गाइस, ये सब क्या है? बेसिकली एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं जो आपको पढ़नी है, पढ़ते ही आपको समझ आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, हाइड्रार्ड सक्सेशन में क्या है? इट टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज, यानी कि जो गीली एरियाज होती हैं ये वहाँ पर टेक प्लेस करता है, वहाँ पर इसका काम होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रिक कंडीशन टू मिजिक कंडीशंस। नेक्स्ट है आपका जीरार्ड सक्सेशन। ये क्या होता है? अब जीरार्ड से आपको समझ में आ रहा है कि ये ड्राई एरिया में होता है और ड्राई एरिया में होने के बाद क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है जीरिक कंडीशन को मिसिक कंडीशन में, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद पायोनियर स्पीशीज क्या होती हैं? दीज आर द स्पीशीज दैट फर्स्ट इन्वेड अ बेयर एरिया, यानी कि पहले ही उगती हैं बेयर एरिया में, काफ़ी कह सकते हो नॉट दैट फर्टाइल एंड बेयरली ऐसी कहीं पर भी। उसके बाद लैंड पर इन्हें दीज कुड बी लाइकन्स जो कि सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स ताकि जो रॉक का सरफेस है वो डिजॉल्व हो सके सॉइल बनाने के लिए, जबकि वाटर के अंदर पाइनर स्पीशीज जो है वो फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं। ओके, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ऑल सक्सेशन इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसको हम मिसिक बोलते हैं, यानी कि क्लाइमेक्स मतलब सबका जो आउटकम है वो सेम आता है, इसलिए इसको क्लाइमेक्स बोल दिया गया है। ठीक है, सारे सक्सेशन का आउटकम जो है वो मिसिक ही है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम्स टू डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी कि वन इकोसिस्टम टू द अनदर। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम इज नोन एज द स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट मतलब जो एक पर्टिकुलर आपको टाइम दिया था उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर, इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल के अंदर, वो कहलाता है उसका स्टैंडिंग स्टेट, यानी कि उसका प्रॉपर आप कह सकते हो एनालिसिस। ओके, नाउ न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स कभी भी लॉस्ट नहीं होते इकोसिस्टम में, कभी खोते नहीं, कभी खत्म नहीं होते। सो दे आर ओनली रिसाइकल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इनको रिसाइकल किया जाता है ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक के बाद सॉइल में दिया जाएगा, सॉइल के बाद ये वापस से ऑर्गेनिक बनेंगे, वापस से लिविंग बनेंगे और ये ट्रांसफ़र होंगे, और ट्रांसफ़र होने के बाद वापस से वो प्लांट डेड होगा और डेड होने के बाद ये वापस से क्या किया जाएगा ऑर्गेनिक से कन्वर्ट किया जाएगा इनऑर्गेनिक में। तो इसी तरीके से रिसाइकल होते रहते हैं और इनका काम चलता रहता है। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम के, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। इनके दो टाइप होती है, एक होता है गैशियस, एक होता है सेडिमेंट्री। गैशियस कौन सा होता है? रिजर्वियर फॉर दिस टाइप ऑफ साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर। और सेडिमेंट्री कौन सा होता है? रिजर्वियर फॉर दिस टाइप ऑफ साइकिल्स एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। जो अगर आप कहोगे एटमोसफेयर में तो वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात करें तो सेडिमेंट्री फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं कार्बन की साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल क्या है? आपको जनरली ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं गाइज, आपको इनको याद कर लेना है, आपको कार्बन साइकिल बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और सेम विद द
फॉस्फोरस साइकिल। ये जो पॉइंट्स हैं आपको आपको पता है कि आपको जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको पॉइंट वाइज आंसर देना होता है। मैं बायोलॉजी के लिए लेकर आ रही हूँ एक सीरीज जिसमें आपको ये पता होगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। ओके, तो हमेशा याद रखना कि आपको जिस तरीके से भी आप अपनी तैयारी करोगे उस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन को लिखोगे। तो तैयारी ही उस तरीके से करनी है कि आप एक एग्जामिनेशन लिख रहे हो, एक आंसर आप लिखना शुरू कर रहे हो। तो आंसर्स की तरह आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको बस आपको पढ़ना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और अगर आपको डाउनलोड करनी है नोट्स, तो नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फाइल को। विद दैट सेड गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द लेक्चर, एंड आगे बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहिए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।